बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आपको जैसे कि इल्म है कि जून के महीने से बारिशों का एक ना थमने वाला सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के एक बदतरीन चैलेंज को फेस कर रही है। और ये क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल, ये सिर्फ किसी एक शहर, एक सूबे, एक मुल्क का नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया का अहम तरीन मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। अगर आप जाके देखेंगे कि पूरी दुनिया इस वक्त अपनी तैयारियां कर रही है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे उनको जिस तरीके के चैलेंजेस का सामना है, मैं समझता हूँ कि उसने दुनिया का नक्शा ही पूरा जो है वो तब्दील करके रख दिया है। पाकिस्तान, जिसका सबसे कम रोल रहा है इस क्लाइमेट को ख़राब करने में, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस क्लाइमेट चेंज का बदतरीन शिकार हुआ है। और आप लोग देखें कि माजी में भी जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल और बरसातें और ये क्लाउड बर्स्ट जो माजी में भी हुए हैं 2022 में, उसमें भी सूबा सिंध ने बहुत बुरी तरीके से जो है उसको अफेक्ट हुआ। तो ये क्लाइमेट चेंज चला। और इस वक्त अगर आप जाके देखें कि पूरी दुनिया में वो ठंडे ठंडे ममालिक जहाँ पे कभी ना पंखे होते थे, एसी का तस्वर भी नहीं होता था, इस वक्त वहाँ पे भी 40-45 डिग्री तक गर्मियाँ हो रही, जिससे वहाँ पे भी अमवात हो रही है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और उसका पाकिस्तान भी अफसोसनाक शिकार है। तो जो जून से बरसातें शुरू हुई और उस बरसातों के बाद अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गईं इस बरसात में। इसी बरसात में पंजाब सूबे में 165 मासूम लोगों की जानें ज़ाय हुई। सिंध सूबे में अब तक 40 लोगों की मासूम जानें जो हैं वो ज़ाय हुई हैं। बलूचिस्तान में 23 अफराद जो है उनकी मासूम जानें ज़ाय हुई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 56 जो है वो कीमती जानों का ज़ियान हुआ है। इस्लामाबाद जो हमारा फेडरल कैपिटल सिटी है, उसमें अभी तक इन बरसातों की वजह से 8 जो है वो अमवात, वो मासूम जानें ज़ाय हुई हैं। तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस बदतरीन क्लाइमेट के चेंज के और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसातें हो रही हैं जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसको फेस कर रहा है। और मैंने कहा कि जिस तरह नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, एक एक कीमती जान इम्पॉर्टेंट है, उसकी कोई जो है नंबर बदल नहीं है। पंजाब में भी सेकंड नंबर पे ये बहुत बड़ी डिवास्टेशन आई है, जिससे 165 मासूम लोग जो हैं उनकी जानें गई। तो ये पूरे पाकिस्तान में एक फिनोमेना था। जो 19 तारीख को कराची में जो अनप्रेसिडेंट बरसातें थीं, जिसकी मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर साहब भी इसकी कल भी मीडिया के सामने बातचीत कर चुके हैं। कल मेयर कराची ने भी मीडिया के सामने बात की है, सईद गनी साहब ने भी, लोकल मिनिस्टर साहब ने भी बात की, सब ने बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी चीज़ें रिपीट ना करूँ, लेकिन हुआ ये कि अगर यही बरसात जो है, यही बरसात अगर अब जैसे जो रिकॉर्ड की गई है, अगर वही बरसात वक्फे से होती तो प्रॉब्लम और मसाइल इतने ना होते। उसी बरसात को जो 1-1.5 घंटे के अंदर जिस तरीके से हुई, तो उस वक्त अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। सिंध भर में इस वक्त बरसातें जो हैं वो जारी हैं। थरपारकर में 198 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है और 3 कीमती जानें जो हैं वो थरपारकर में वो ज़ाय हुई और 18 लाइव स्टॉक जो है उसको नुकसान हुआ है। कराची, जिस पर हैवीएस्ट रेनफॉल 19 अगस्त को हुआ था, एवरेज कराची की जो थी
वो 120 मिलीमीटर थी, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड एरिया वाइज करेंगे तो मगोपीर वेस्ट में 240 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है, कोरंगी में 190 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है, नॉर्थ नाजमाबाद में 149 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई, गुलजार हिजरी में 175 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। कल कराची में जो है एवरेज बरसात कम थी, हालांकि बरसातें बहुत तेज़ थी, लेकिन क्योंकि जो ड्यूरेशन कम थी तो उसका आपने देखा कि फौरी तौर पर जो है वो ड्रेन हो गया। और ड्रेनेज के लिए भी जिस तरीके से बरसातों की फोरकास्ट थी, तो बल्दिया उस्मा कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। अगर ये एडवांस में डीसिल्टिंग या सफाई नहीं होती तो माजी में 4-4 दिन 5-5 दिन भी बरसातें जो हैं वो उनका पानी रुका रहा सड़कों पे। आपने देखा, हम सब उस वक्त मीडिया में थे, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सड़कों पे थी, हमारे मेयर सड़कों पे थे, हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सड़कों पे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सड़कों पर थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, केएमसी का अमला, वाटर बोर्ड का अमला, सॉलिड वेस्ट का अमला, सब सड़कों पे थे। और यही सबका था कि जी 4-5 घंटे लगेंगे पानी के ड्रेन में। और ज़ाहिर हमें पता है कि शहरियों को बहुत तकलीफ़ हुई, शहरियों को बहुत अजियत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने सबसे माजरत भी की है। हम माजरत ख्वाह भी हैं कि उस बारिश के पानी जमा होने से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन हमें ये उस वक्त भी जब हमसे कोई मीडिया सवाल पूछ रही थी कि ये पानी निकलेगा कैसे, तो हमने यही क्लियर कहा कि जी आप थोड़ा सब्र करें, ये पानी नेचुरल फ्लो से निकलेगा। जब आप पानी उसकी तादाद बड़ी होगी तो ज़रा उसको अपने निकलने के लिए टाइम चाहिए। और आपने देखा कि वो पानी निकाला गया जो कोई नेचुरल ड्रेन से निकलना था। बाकी जो वाटर बाउजर्स भी थे या जो अंडर पासिस थे, उन अंडर पासिस पे मशीनरी, हैवी मशीनरी लगाई हुई थी जो पानी का निकासी आप देख रही थी। तो पूरा ये नहीं था कि जी पहले, जैसे मैं किसी पे भी ना कोई कमेंट करूँगा ना माजी की कोई मिसाल देने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले कहते थे कि इंतज़ामिया गायब है, कोई कुछ नहीं हो रहा, पानी निकल ही नहीं रहा। 5-5, 6-6 दिन तक पानी सड़कों पे खड़ा होता था। यहाँ पे फौरी तौर पर इंतज़ामिया जो कि एडवांस में वो अलर्ट थी, उसने अपनी वक्ती कार्रवाई की। कहीं पे इक्का दुक्का जगहों पे गफलत भी होगी, ये मैं नहीं कह सकता कि हम लोग कहें कि जी 100% हम लोग परफेक्ट मशीनरी थी और परफेक्ट थी। कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे जहाँ पे कमी कोताहियाँ थी तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली मीटिंग्स भी कर रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी सिंध भर में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी। और वो लोगों वो उस चीज़ों पे जो पानी का ड्रेन का प्रोसेस था उसी का हम इंतजार भी कर रहे थे और मैन्युअली भी पानी निकाल रहे थे। आप लोगों ने शारा फैसल में बाकी जगहों पर वाटर बाउजर्स भी देखे होंगे कि जहाँ पे पानी नहीं निकल पा रहा तो वहाँ पे पानी को निकाला जा रहा था। लेकिन मुझे थोड़ी इस बात पर अफसोस हुई, ठीक है लोगों को तकलीफ है उसका एहसास हम सबको है, लेकिन कहीं कहीं पे हमने देखा कि हमारे साथ ज़्यादती भी की जा रही थी। कहीं पे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई कैंपेन चल रही हो हुकूमत के ख़िलाफ़ और बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी। मैंने कहा कि इस पूरे मुल्क की एक एक कीमती जान जहाँ पर भी ज़ाय हुई है उन सब का हमें एहसास है। हुकूमत वक्त जितनी भी होती हैं, जिस सूबे में भी अमवातें हुई हैं उसमें हुकूमत वक्त जो हैं वो डेफिनेटली वो उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करती हैं। कराची में भी जो अमवात हुई, ज़्यादा से ज़्यादा अमवात हुई बिजली के करंट लगने से, चंद अमवात हुई कहीं पे अगर छत गिर गई, कहीं पे घर की दीवार गिर गई, उनकी वजह से जो है वो अमवातें हुई। लेकिन जिस तरीके से चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे, जब मैंने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई, हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन वहाँ नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान बाकी जगहों पे, लेकिन वो एक चंद लोगों का एक 22 चीज़ें थी। हाँ, अगर हम लोग अप्रोचेबल नहीं होते तो कोई बोलता है कि जी हमें आपका मौक़िफ़ नहीं पता चला। हम सब टीवी पे भी अवेलेबल थे, सड़कों पे भी अवेलेबल थे, फ़ोन कॉल्स पे भी अवेलेबल थे। जिस भी मीडिया हाउस ने कभी भी रब्ता किया तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हम सब अवेलेबल थे, मशीनरी भी अवेलेबल थी। तो वो उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादती हुई। और आज की पाकिस्तान के एक मशहूर इंग्लिश अखबार डॉन में एक आर्टिकल
छपा है जिसको खुर्रम हुसैन साहब ने लिखा है, इंग्लिश में है, मैं उसकी सिर्फ 2-4 पैरा लाइन में पढ़ लूँगा। उन्होंने कहा कि कराची में हालिया, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, कराची में हालिया शदीद बारिशों की वजह से निकासियाब बेहतर रही, जिससे सिंध हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई। और डॉन में छपने वाले बस मैं एग्जैक्ट जो जुमला वो पढ़ रहा हूँ, सॉरी, इसमें माजी के मुकाबले में अब शहर में बारिश के बाद पानी को तेज़ी से निकाल दिया गया, जो सिंध हुकूमत की इस्तिताअत का सबूत है। दूसरे सेंटेंस में फरमाते हैं कि मतलब सियासी तनकीद के बाद के बेमानी बात वाज़ेह की गई, जिसमें सिंध हुकूमत पर बिला जवाब इल्ज़ाम तराशी के जवाब मिलता है। कुदरती आफात के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग की मजम्मत की गई उसमें, जिससे सिंध हुकूमत के हक़ में नुक्ता वाज़ेह होता है कि यह मसला पूरे मुल्क का है, ना सिर्फ सिंध का है। ये मैं चंद उसकी वो ट्रांसलेशन पढ़ी, इसकी वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन वो पढ़ लीजिएगा उसका। वो आज छपा हुआ है डॉन अखबार में। तो मकसद कहने का ये है कि बारिशें हुई, पानी निकाला गया, और उसी मजमून में लिखा कि माजी में उन्होंने बाकी उन ईयर्स का जिक्र भी किया है कि माजी में इन सालों में, जब उन्होंने जिक्र किया कि आई एम ओल्ड इनफ टू रिमेंबर व्हेन स्मॉलर रेन इवेंट्स इन 1991 or 2006 left in the city flooded for days on end. This time, as in 2020 or 2022, they cleared it within hours. So far, so good. तो माजी में क्या रहा है, अभी क्या रहा है, मैं तो हमारे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि 1 मिनट भी डिले ना हो। हम कहते हैं कि ये पानी किसी को 1 सेकंड की भी तकलीफ ना हो। जब किसी शहरी को तकलीफ होती है तो हुकूमत डेफिनेटली, हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होती है कि हुकूमत नहीं चाहती कि किसी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो। हमें वो जमातें भी इस बार तनकीद करती हुई नज़र आईं जिन जमातों ने माजी में, जब उनके अदवार में 100 मिलीमीटर की बारिशें हुई थी, तो कराची शहर ने एक दिन में 100 से ज़्यादा जो है वो अमवात देखी अनफॉर्चुनेटली। उस पर भी मैं कहूँगा उन जमातों ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ठीक है, उनकी कैपेसिटी का मसला था। यहाँ पे नीयत भी साफ़ थी, कैपेसिटी भी साफ़ थी, और पानी निकालने का सिर्फ वाहिद तरीका होता है, वो होता है नेचुरल ड्रेन। और आप पानी को किसी हाथ में पकड़ के बाहर नहीं फेंक सकते, किसी पाइप से उठा के, पाइप लगा के किसी एक जगह से जाके किसी और जगह को फ्लड नहीं कर सकते। सिर्फ वाहिद जो है वो ड्रेनेज का ही रास्ता है जिसको इख्तियार किया गया। तो यही हमारी गुजारिश थी, और हमने जो गवर्नमेंट ने सीरियसनेस ली, गवर्नमेंट ने, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही कि जब बारिशें हुई तो जब अचानक लोग पैनिक में निकले तो आपकी सड़कें हो गई चौक। कल भी ये हुआ, कल थोड़ा स्पेल जैसे हुआ, हम सीएम साहब के साथ गए शारा फैसल पे, तो वैसे ट्रैफिक बिल्कुल शारा फैसल, कल हालांकि आम तातील की गई थी, और आम तातील में हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि लोग बिला वजह घरों से ना निकलें। कल भी स्कूल्स बंद किए गए थे, इसीलिए कि जब वो ट्रैफिक का लोग प्रेशर होता है उसमें फिर जो है लोगों की गाड़ियाँ फंसती भी हैं, क्योंकि गाड़ी का फ्लो होता है। अगर पानी की तादाद ऊपर आ भी रही है, लेवल बढ़ रहा है, तो अगर आप गाड़ी जितनी स्लो होती है उस वक्त आपकी गाड़ी जो है उसके फंसने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है कोशिश ये की गई थी कि हमने कहा कि जी आम तातील करें। लेकिन कल भी जैसे ये स्पेल शुरू हुआ दोपहर को, फौरी तौर पर आपने शारा फैसल देखा कि चौक होना शुरू हो गया था, हालांकि आम तातील के बावजूद। तो हमने यही अपील की थी कि जी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन में रहें, गवर्नमेंट जो मैसेजेस दे रही है उसको प्लीज़ सीरियस संजीदा लें। आज भी सिर्फ हमने स्कूल्स को इसीलिए बंद किया कि कल की बारिशों की वजह से, और आज की जो प्रेडिक्शन थी, हो सकता है आज फिर हो। अभी भी हम लोगों से कहते हैं कि आप सुकून में रहें, ज़रूरी काम है ज़रूर बाहर जाएं, गैर ज़रूरी तौर पर ना जाएं। ये आज तक का स्पेल है जो कि मौसमियात खाते की प्रेडिक्शन है, और ये भी एक बड़ा इसमें फैक्टर है कि मौसमियात खाता ने जब 19 तारीख को बरसात हुई, तब जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी आज इतनी हैवी रेन एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसके बाद भी इतना बड़ा स्पेल हुआ। तो अब अभी भी जो हमारा मौसमियात खाता है उसने यही कहा हुआ है कि जी कल तक ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा, फिर 23 के बाद शायद शुरू होगा। तो अब वो जो कल का है स्पेल, उस पर भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़रूरी तौर पर आप ज़रूर निकलें, जो ज़रूरी काम है वो ज़रूर करें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर जो है थोड़ा उसको अवॉइड करें, अपनी मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड करें। यही चंद गुजारिशात थी। हुकूमत सिंध एक अपने पैर पे खड़ी हुई है। रात को 4-4, 5-5 बजे तक पूरी इंतज़ामिया टॉप लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक, सैनिटरी वर्कर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, सब के सब सड़कों पर मौजूद हैं, सब के सब फुल मॉनिटरिंग हो रही है। लोगों ने ये भी कहा कि जी आपने अभी तक कोई मॉनिटरिंग सेल नहीं बनाया,
मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग सेल बने। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की बैठ के तशहीर की जाए। हमें मकसद है कि हम लोगों को कि हर उस इशू को एड्रेस करें। चाहे हैदराबाद में बरसात हुई तो हैदराबाद की इंतज़ामिया, हैदराबाद के मेयर बाहर निकले हुए थे। इसी तरीके से थरपारकर की इंतज़ामिया बाहर निकली हुई थी। शहीद बेनज़ीराबाद में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा 19 तारीख को बरसात हुई तो वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद थी। सकरन में 45 मिलीमीटर से ऊपर बरसात थी तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी। तो जिन जिन ज़िला में बरसातें हुई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर्स, DCs, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगीन सब मौजूद थे। एक और चीज़ कहूँगा कि ये कही जाती है जी कि जी ये टाउन जमात इस्लामी का है, ये टाउन PTI का है। हम इस वक्त बग़ैर किसी को ब्लेम गेम करके हम कहेंगे कि सब ने काम किया। जहाँ जमात इस्लामी के थे नाज़मीन वो भी निकले, उन्होंने भी काम किया। जहाँ पे PTI के थे मैं कहूँगा जी उन्होंने भी काम किया, सब ने काम किया। कोई क्रेडिट की बात नहीं है, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं है। और ऐसे मौके पे हमें कुछ मौके छोड़ देने चाहिए कि ऐसे मौके पे चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ब्लेम गेम में नहीं आना चाहिए और ये पॉलिटिकल स्टंट्स के लिए बैठ के बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें ठीक है, अगर आप जनरली किसी के लिए निकल रहे हो तो काम करो, उसके लिए एक मैकेनिज़्म मौजूद है। बाकी सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, इल्ज़ाम तराशियाँ करने के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छी यूनाइटेड नेशन जो होती है ना, वो अच्छी एक यूनाइटेड मुत्तहद नेशन ही इन तरह के चैलेंजेस से जो है सामना करते। ये चैलेंज कुछ भी नहीं था जो कराची में था, जो 2022 में इसी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जब बरसातें और सैलाब थे, अगर वो मनाजिर कोई देख लेता तो लोगों को पता चल जाता कि वो मनाजिर थे क्या। जहाँ पे खुश्की वाली जगह पूरे सिंध भर में कहीं नज़र नहीं आई थी, सिर्फ हर जगह पानी और पानी था। जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी आके वो खुद परेशान हो गए। वो खुद जब उन्होंने बाय एयर एरियल व्यू किया तो वो भी परेशान थे कि जी ये कैसे आप लोग ठीक करोगे। और यही आपकी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध थी जिसने उसको ठीक किया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहबा, मोहतरमा फ़रियाल ताजपुर साहबा, सब के सब हर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी रब्ते में थे, अपने बलदियाती नुमाइंदों के साथ भी रब्ते में थे। सारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे हमें सबको, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है डेफिनेटली, उसके बाद फिर पब्लिक की भी जिम्मेदारी है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मीडिया की भी है। हम किस तरीके से चीज़ों को, मतलब हमें अगर आपने इस तरह की कवरेज करनी है भले आप करें, आपको मना नहीं कर सकता, आपका कैमरा आज़ाद है, लेकिन आप क्या आपने इस तरह की कवरेज बाकी जगहों पर की जहाँ पे 400 अमवातें हुई या यहाँ पे 150 से ज़्यादा अमवातें हुई? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनकी अमवात का आपको नुकसान नहीं, दुख नहीं हुआ? वहाँ पे क्या आपने इस तरीके से पूरी की पूरी अपने प्रोग्राम ख़त्म करके, हेडलाइंस ख़त्म करके इस तरह की आपने कवरेजें की? तो मैं मीडिया पे कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा, लेकिन हमें थोड़ा अफसोस हुआ है और मेहरबानी उनकी भी, हमने उनसे रब्ते भी किया। हमने कहा जी हम आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपको फुटेजेस चाहिए, जब पानी जो है खड़ा है तब आप फुटेज बना रहे हैं, जब पानी उस जगह से ख़त्म हो गया और सुखा दिया गया, ड्रेन हो गया, तो उसकी फुटेज क्यों नहीं चल रही थी? क्या वजह थी कि वो जगह ड्राई नहीं दिखाई जा रही थी? सिर्फ जो चीज़ें जहाँ पे पानी था वही दिखा रहे थे, जो जहाँ चीज़ें ड्राई हो गई थी, जहाँ ड्राई नहीं हुई वो चीज़ें भी आप दिखाते तो लोगों को ये भी पता चलता कि ठीक है यार, आपने तनकीद की। तनकीद बिल्कुल हर कोई भी समझदार पॉलिटिकल आदमी कभी तनकीद से नहीं डरता या ना ही उससे ख़ाइफ होता है, ना उससे कभी नाराज़ होता है। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसकी इस्लाह भी तो करें कि यार ये मतलब 3-4 घंटों में, 5 घंटों में किस तरीके से एक जो कि सैलाबी सूरत हाल उसको ठीक किया गया, वो क्या थी? वो कमिटमेंट थी ना। तो ये चंद गुजारिशात थी। बाकी आपके जो सवाल है आपने मीडिया का शिकवा भी किया, यकीनन थोड़ा बहुत नजर भी आया, लेकिन थोड़ा बहुत नजर आया, पूरा नजर आया? सब जहाँ नजर आया, जितना आया उतना मैंने बयान किया। जी जी, तो खुल के मैं बात नहीं कर सकता, जाहिर है मैं उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। दूसरी बात ये कि फारूक सत्तार पर संगीन इल्जाम लगाए और उन्होंने कल कहा कि 17 बरस का सिंध हुकूमत हिसाब दे और तकरीबन 22,000 अरब रुपए जो है वो आपको मिले हैं और कराची पर सौतेली मार जैसा सलूक किया गया और 40 इंच मिलीमीटर सेवरेज लाइन का बहाना बना के और शहर को डुबोया गया, जानबूझ के डुबोया गया। लेकिन आखिर में वो जाते जाते एक बात कर गए कि कराची के लिए हम मिल बैठना चाहते हैं, हमें बुलाएं, हुकूमत बिठाए, मुस्तबिल की कोई मनसूबाबंदी बनाए ताकि इस तरह के मनाज़र आगे न देखने को मिले। तो आप क्या देखिए, फारूक सत्तार साहब जो हैं वो उनका बैठने में हमें कोई एतराज़ नहीं है,
मैंने जिन अदवार की बात की और फारूक सत्तार साहब बिल्कुल उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की जो कि उनका पुराना वतीरा रहा है। फारूक सत्तार साहब के पास इतना ही अगर कराची का वो दर्द रखते थे तो बलदियाती इंतखाबात में फारूक सत्तार साहब को और उनकी जमात को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। अगर आज इतनी ही बलदियाती इदारों की उनको फ़िक्र है तो वो उस वक्त इलेक्शन में क्यों बाइकआउट किया फारूक सत्तार साहब ने, उनकी पार्टी ने। और अब उनको तनकीद करते हैं, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें बैठना है, हम बैठने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। एमक्यूएम से हमें कोई सच कोई इशू नहीं है, तो एमक्यूएम में चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें करके जो है अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, अपनी वो प्रेजेंस को शो करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंस सिर्फ इसी चीज़ से शो होगी कि हम जो है अगले को बुरा भला बोलें, किसी पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें, किसी पॉजिटिव चीज़ से जो है प्रेजेंस को अपनी शो नहीं करना चाहते। अरबाब साहब, आपकी जितनी भी कारकर्दगी है वो हर दफ़ा पानी में क्यों बह जाती है? खुसूसन हमने मीडिया में ये देखा कि शारा फैसल को दरियाए शारा फैसल का नाम दिया, किसी ने दरिया में देखा है पता नहीं, तो यही तो आपकी कारकर्दगी है, पानी में क्यों बह जाती है? देखिए जी, मैंने आपको कहा ना कि खुदा ना खास्ता अगर अभी हम बैठे हैं, अगर क्लाउड बस्ट कहीं हो गया तो इससे वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है, जो कि क्लाउड बस्ट होना शुरू हो गए हैं। लास्ट 2022 में भी हुए, अभी भी चांसेस उसके हैं। अभी भी आपको देखा खैबर पख्तूनख्वा में जो है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बुरी हालत हुई है। गिलगित बल्तिस्तान को हम भूल जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा नुकसान उसको गिलगित बल्तिस्तान ने का हुआ है। लेकिन ये कुदरती आफत है, कुदरती आफत में चीज़ें जब चैलेंज आते हैं, और मैं मुनासिब नहीं देता मैं उन ममालिक के नाम लूँ बैठ कर, आप दुनिया के बाकी बड़े ममालिक में देखें, क्या उनकी फुटेजेस हमारे मीडिया ने नहीं देखी कि वहाँ पे जब बरसात हुई तो क्या 2 दिन पहले मुंबई में क्या हालत हुई, वो किसी ने देखी है? नहीं देखी है। चंद दिन पहले अमेरिका के कुछ शहरों में जो हालात हुई, इससे पहले हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे जो हुई हैं, ये जब भी चीज़ें होती हैं अवाम की तकलीफ़ का एहसास है। लेकिन ये जब उस वक्त ये सूरत हाल हो रही है, उस वक्त जब ये परेशानी हो रही है, तो आप हमें सबको वॉलंटरली उन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। और मैंने कहा कि हर चीज़ का टाइम लगता है। आज अगर किसी को भी 1 सेकंड में कोई बुखार हो जाए, किसी को फ्लू हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जब दवाई देगा तो कोई ऐसी दुनिया में गोली नहीं बनी है कि 1 सेकंड में खाने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो टाइम लेती है। इसलिए कि जब इतना बड़ा रेला आया, अब मैंने बताया कल जो स्पेल आया था, कल बहुत तेज़ बारिश थी लेकिन पानी कहीं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उस बीच में वक्फा आ गया, वक्फे में पानी ड्रेन हो गया। अब वो क्योंकि नॉन स्टॉप जहाँ पे बारिश होगी, अगर इस तरह का खुदा न खास्ता नॉन स्टॉप बारिश होगी तो प्रॉब्लम होगी। 2022 में इस तरीके की बारिश कई दिन चली है, 3 दिन तक नॉन स्टॉप बारिश चली, तो पूरा सिंध का सिंध डूब गया। तो ये खुदा न खास्ता अल्लाह से हम लोग फिर भी बेहतरी की उम्मीद करें, दुआ करें कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे 24 घंटे इस तरह की बारिश अगर होती तो पानी वो भी निकलता, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करके निकलता। और एक चीज़ मैं कहूँगा जो मुझसे शायद रह गई, इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा हमने नाअहली देखी, कोताही देखी, वो के इलेक्ट्रिक की देखी। के इलेक्ट्रिक की 48 घंटों तक काफ़ी इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं मुहैया कर सकी। के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया ने जो उनसे तवक्को की जा रही थी, उनको कहा भी जा रहा था, और ये सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रिक नहीं है, हैदराबाद में हेस्को की भी ये सूरत हाल थी। वहाँ पे हेस्को की, वहाँ से भी हमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फ़ोन आ रहे थे कि जी आप प्लीज़ हेस्को को जगाएं। हेस्को को जगाया। नासिर शाह साहब जो हैं वो हमारे एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने आज भी दौरे किए कि इलेक्ट्रिक वालों से, उन्होंने मीटिंग्स किए, उनको सख्ती से तंबीह की है। कल परसों रात को भी वो लगे हुए थे हेस्को वालों से, लेकिन उन्होंने बहुत मायूस किया है। अब और वो जो ना उन्हें, अब हैदराबाद में जो जितना नेचुरल ड्रेन कोई नहीं है, कराची में सारा नेचुरल ड्रेन है, हैदराबाद में सारा पानी निकलता है पंपिंग स्टेशन के ज़रिए। अब अगर आपके वहाँ पे हेस्को ने पावर सप्लाई ही बंद की हुई थी तो पंपिंग से पानी कैसे निकले? तो डेफिनेटली जनरेटर सहाय किए गए, डीजल डाले गए, जनरेटर के जरिए पानी निकाला गया। लेकिन ये उनकी कारकर्दगी इज़ क्वेश्चनेबल, और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। एक मिनट, इनके बाद सारे जवाब पेश किए कि नालों में गुंजाइश कम थी और गैस नहीं आया बारिश में, तो वही वजह की बारिशें हुई और इस बारिश पर तो फिलहाल ने ट्वीट कर दिया था कि मुद्दा आप दुबई नीड थी। दूसरा, आपने जो मीडिया पे कहा कि मीडिया ने सिर्फ वो जगह दिखाया कि जहाँ पानी जमा वो जगह, तो बिलावल साहब ने भी जहाँ कराची में पानी जमा थे वहाँ ट्वीट नहीं किया कि मुद्दा कराची नीड्स हूँ, उन्होंने भी अपने हिसाब से जो दुबई में जहाँ मुद्दा नहीं है वहाँ पर ट्वीट किया। तो आप लोग
दुबई में तो कह रहे हैं कि मुर्दाबाद दुबई नीड्स यू, और वहाँ अपनी जगह रही गुंजाइश कम है बाहर से। यहाँ कराची पे आके सारे वही आप वो जवाब पेश कर। ये सवाल है या तंज है? अच्छा सवाल, अच्छा मैं जवाब दूँ आपको। देखिए जी, यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब बिल्कुल सड़कों पे थे, हर जगह पे, और जहाँ पे उनकी नीड थी और हर जगह पे वो मौजूद थे, और रात को भी 3 साढ़े 3 बजे तक वो सड़कों पे मौजूद रहे। डेफिनेटली मैंने आपको कहा कि आप अगर उसका ट्वीट का आप बात करें, ट्वीट का अगर आप मंतक समझते कि वहाँ पे जहाँ पे भी इतने बड़े तरक्की याफ्ती ममालिक हैं जिनके पास ना रिसोर्सेज की कमी है, ना यहाँ पे कोई जुडिशन के इशू है, ना कोई और इशू है, वो जगहें भी, वो शहर भी जब इस पैमाने की बरसात होती है तो वो भी फ्लडेड हो गए थे। वहाँ के मॉल भर गए थे, वहाँ की सड़कें, वहाँ पे गाड़ियाँ, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों से आप जाके पूछेंगे उन्होंने कितने बड़े क्लेम्स दिए हैं। हमारे पास हम लोग इंश्योरेंस वाले, हमारा माहौल ही नहीं है। वहाँ पे पूछेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है उन्होंने इंश्योरेंस के क्लेम्स उन्होंने दिए उन मुल्कों ने, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी। तो जो तरक्की याफ्ती मुल्क, तो ये जब कुदरती आफत और मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, ये सारी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसका बुनियादी महवर है क्लाइमेट चेंज। तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हालात आएंगे। यस, अब की सूरत हाल जब ये हो गए तो अब हमें, वो कहते हैं कि जी फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अब हमें बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी। कि फ्यूचर की प्लानिंग अब हमें तो ये तो जहन में आ गई कि ये इस तरह की बारिशें साल में 2 दफ़ा भी हो सकती हैं, 3 दफ़ा भी हो सकती हैं। अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे कैसे चलें, उसके लिए डेफिनेटली जिम्मेदारी हुकूमत की है। उसमें मैं कह रहा हूँ वो हुकूमत अपना काम डेफिनेट करेगी। आप कहा यह जाता है कि कराची के बहुत सारे बाप हैं, कराची में एक अथॉरिटी होना चाहिए और वो अथॉरिटी मेयर हो सकता है, कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी उसके तहत आना चाहिए, और ये जो पानी की गुजरगाहें हैं नेचुरल, वहाँ पे जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उसकी वजह से भी ये इशू आता है। तो कराची के मसाइल का हल आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब कराची को इंतजामी यूनिट, एक सूबा बनाया जाए, ये तजावीज़ भी सामने आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कराची के मसले, इन तमाम मसाइल का हल जो है वो एक सवाल क़यादत भी है, इसका मसला करप्शन भी है, और ये सब चीज़ें तजावीज़ को सिंध हुकूमत किस तरह देखती है, आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने एक सवाल में 4-5 सवाल कर दिए। जहाँ तक अथॉरिटी की बात है, अथॉरिटी हर जगहों पे मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं। इसमें आपका एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई आम शहर तो नहीं है, और बाकी शहरों में भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जिसकी जो जुरिसडिक्शन होती है वो उसकी अथॉरिटी, और इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, जिसकी जो जुरिसडिक्शन है वो अपनी जुरिसडिक्शन में पानी निकालने का या यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का मजाज है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, तो कंफ्यूज की बात की आपने कहा जी इस पर जो है दूसरा सूबा इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए। तो अगर एक तो खैर ये मैं बता दूँगा, किसी के ख्वाब व ख्याल में ना रहे, कोई दूसरा सूबा जो है सिंध में नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बात अगर दूसरा सूबा होता तो वो क्या पानी कहाँ लेके जाता, वो इसी ड्रेन में डालना था ना उसने भी, या कोई दूसरी गवर्नमेंट भी होती, कोई दूसरा मेयर भी होता, या दूसरा चीफ मिनिस्टर भी होता, या यहाँ पे आप 6 चीफ मिनिस्टर भी रख लेते, वो पानी उसे इसी ड्रेन के जरिए निकालना था ना, बाल्टियों से लेके नहीं जाता। तो जो नेचुरल ड्रेन थे, हाँ अगर वो ड्रेन में फिर कह रहा हूँ वो चौक होते, उनकी डीसिल्टिंग नहीं होती, उनकी सफाई नहीं होती, तो आज दिन तक पानी खड़ा होता, क्योंकि वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए थे। वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स की वजह से पूरे नाले क्लीन थे। कल भी जब चीफ मिनिस्टर साहब चले तो शारा फैसल में दिखाया गया, आपके जो सहाफ़ी मौजूद थे, कि ये नाले जाके देखो नाले किस तरह चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना काम अपना किया हुआ है, लेकिन यस अब चैलेंज बढ़ गया आपका। मैंने आपको बताया कि जी इतने बड़े यूरोप और आपके यूके वगैरह, जहाँ पे कभी भी पारा जो है वो 20 से नीचे नहीं आता था, बढ़ता नहीं था, अब वहाँ पे 40-45 डिग्री, तो वहाँ पे अमवातें हो रही हैं मेरे भाई। अब वो क्या करेंगे, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने घरों में पंखे लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने घरों में एयर कंडीशन लगाना शुरू कर दिए, जहाँ पे तस्वुर नहीं थे, जहाँ पे सिर्फ हीटेड घर होते थे, अब वहाँ पे उन्होंने कोल्ड ऑप्शन भी लगाना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी ये चेंज किया। तो हमें भी अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपनी तैयारियाँ, क्योंकि हमारी जो ड्रेनेज कोई भी चीज़ डिज़ाइन होती है, तो एक अगर आप अपना घर भी बनाते हो ना, तो आप कहते हो भाई मुझे ग्राउंड +1 बनाना है, तो मुझे उतना सरिया डालना है, एक ग्राउंड फ्लोर होगा, एक फर्स्ट फ्लोर होगा। कल को अगर आप उस पर अभी जो बिल्डिंगें गिरती है आप 7-8 फ्लोर डालते हो तो क्या होता है, कोलैप्स होती है ना। तो आपकी जो ड्रेनेज डिज़ाइन हुई हुई है वो पुराने उन हालात के हिसाब से हुई हुई है, 50 मिलीमीटर पे, 60 मिलीमीटर पे, 100 मिलीमीटर पे। अब अगर 200-200 मिलीमीटर का पानी आएगा तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू ड्रेन। तो जाहिर है अब आपको इन फ्यूचर क्या करना पड़ेगा, यस एज अ गवर्नमेंट अब हमें प्लानिंग करनी होगी फ्यूचर हम 200 मिलीमीटर का ऑप्शन छोड़ें, या खुदा न खासा 400 मिलीमीटर का ऑप्शन छोड़ें। अब हमें फ्यूचर में वो पॉलिसी और वो प्लानिंग करनी होगी। शर्जील साहब ये बताइएगा, जो ये इंतजामी यूनिट्स की बात की है
सीनियर सहाफ़ी है मालिक साहब, उनकी ये खबर है कि हो सकता है कि दिसंबर में जाकर जो है वो 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए 12 जो इंतजामी यूनिट्स है उस पर काम किया जाए। और जो स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा काम है 2010 में 18वीं तरमीम, सदर जरदारी साहब उसका क्रेडिट लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें रोल बैक करने की बात हो रही है। अगर इस तरह होता है 26वीं तरमीम में हमने देखा कि बिलावल साहब के बहुत बड़े किरदार है, खिदमात है 26वीं तरमीम पास करवाने में। आप समझते हैं कि अगर 27वीं तरमीम आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी, अगर उसमें स्पेशली 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ों को रोल बैक किया जाता है? मेरे प्यारे भाई, आपने लंबा सवाल पूछ लिया, मैं मफरूज़ों पे जवाब नहीं देता। जब आईनी तरमीम आएगी तो ज़ाहिर है मेरी पार्टी से रब्ता होगा, जब मेरी पार्टी से रब्ता होगा तो मेरी पार्टी उस एक एक पॉइंट को जो पेश किया जाएगा अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस करेगी, और जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिस जिस चीज़ को अप्रूव करेगी उस पर बात होगी, जिस पर अप्रूव नहीं करेगी उस पर बात नहीं होगी। मैं मफरूज़ों पे किसी एक एंकर ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, उस पर मैं नहीं चलूँगा। ये बता दें, ये कराची में अर्बन फ्लडिंग के दौरान जहाँ फील्डिंग, अच्छा तो जहाँ दुनिया में जदीद मशीनरी और हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है, वहाँ कराची में हमने ये 2 रोज से देखा है कि सैनिटरी वर्कर्स जो है वो झाड़ू और वाइपर से पानी निकाल रहे हैं और उनकी जो तनख्वाह है वो 500 रुपये पर डे। एक तो ये, दूसरा ये सवाल है मेरा कि आज इमरान खान को 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई बोल दी है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जहाँ आपने झाड़ू और उसकी वाइपर की बात की ना, जब भी पानी नेचुरल ड्रेन से जाता है तो कोनों में जगहों पे पानी जमा होता है। अब ज़रा वो बीमारी का सबब बनेगा तो उसको हमेशा वहीं पे फैलाया जाता है, वाइपर्स के ज़रिए फैलाया जाता है या फिर झाड़ुओं के ज़रिए उसको फैलाया जाता है ताकि वो कहीं वो पॉन्ड की सूरत अख्तियार ना करे, इससे नेचुरल थिंग है। जहाँ आपने सैलरी की बात की, सैलरी तो गवर्नमेंट की जो मिनिमम सैलरी वो सबको मिल रही है। अगर एमरजेंसी बुनियादों पे किसी की कोई सर्विस ली गई है तो वो एडहॉक बेसिस पर, अगर किसी ने उसको उस टाउन ने या उस मुकामी इंतज़ामिया ने उनको हायर किया तो वो उसका कर सकते हैं। जहाँ तक इमरान खान के मुकदमे की बात की, मैं मुबारकबाद दूंगा उनको कि वो अपने मुकदमे से अगर उनको ज़मानतें मिली हैं तो अदालतों का के हर फैसले का एहतराम करना चाहिए। अदालतों के कभी फैसले आपको लगते हैं आपके हक़ में, कभी आपके हक़ में नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई है, उनको अगर इस तरीके से कोई रिलीफ मिला है तो उनका हक़ है, क्योंकि अदालतों ने फील किया है कि जी वहाँ पर उन ज़मानतें बनती हैं। साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपने बताई मौत हुई है, माल मवेशी भी लोगों के मरे हैं बहुत ज़्यादा, खासतौर पे आपने घर की बात की, वहाँ पे 18 आपने कहा कि कोई जो है वो मवेशी जी, उनकी जो तादाद है वो कोई 70 से ज़्यादा है जो एक गाँव की है, मिट्टी के करीब का कोई गाँव में, वहाँ से ब्लैक का तो आपको बता रहा हूँ वहीं के। तो ये जिन लोगों का नुकसान हुआ या कराची में नुकसान हुआ है तो उस पर उनके लिए क्या कोई उनको तहरीक है मुआवजा जिन लोगों का नुकसान हुआ है? देखिए, जो मैंने जो फिगर्स दिए मुझे दिए प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, मैं अपने पास तो नहीं लेके आया, वो उनकी फिगर है, और हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, फिगर्स थोड़ी गलत भी हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, और अब जो लेटेस्ट अपडेटेड आ जाएंगी वो भी आ जाएंगी। जहाँ तक आपने मुआवजे की बात की, जब ये पूरे स्पेल्स ख़त्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली मुख्तलिफ इंतज़ामिया जो हैं वो तखमीने लगाएंगी कि किसका किस तरीके का नुकसान हुआ है, उस पर फिर हुकूमत फ़ैसला करेगी कि इसको किस तरीके से डील करना है। नालों पर किन लोगों के कब्जे हैं और कितने मकामात चौकीने हैं जहाँ पर कब्जे किए हुए हैं? जिस तरह गुजर नाले का एक मिसाल दिया जाता था, वहाँ पर जब हटाया गया, नाला साफ करवाया गया तो एक सियासी जमात ने अपनी सियासत की। तो ये कोई सर्वे है कि किन मकामात पर, किन एरियाज में नालों पर कब्जे? देखिए जी, अच्छा सवाल आपने किया। नेचुरल ड्रेन्स जितने भी हैं उन पर इंक्रोचमेंटें हैं माजरत के साथ। आपने गुजर नाले की भी बात की, गुजर नाले पे बाकायदा नाले के अंदर आबादियाँ थीं, पक्के पक्के मकानात थे, अनफॉर्चुनेट लोगों ने मसाजिद तक बनाई हुई थी नाले के अंदर। तो ये तो अनफॉर्चुनेट हमारे पास एक कल्चर बरसा बरस से रहा है, चाहे वो चाइना कटिंग के ज़रिए बनाई गई हो, किस तरह बनेंगे वो चीज़ें बनी थी। जहाँ तक नालों के इंक्रोचमेंट की बात है, कुछ मीडिया हाउसेस के दफातर जो हैं वो नालों के ऊपर हैं, कुछ सरकारी दफातर भी नालों के ऊपर हैं। तो ये इस तरीके का डायलेमा भी हुआ है। मतलब मैं खुद लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैंने उस वक्त देखी हैं कि मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, उनके दफातर नाले के ऊपर बना हुआ है। अब ज़ाहिर है तो ड्रेनेज को तो इधर उधर होना है, इसी तरीके से सरकारी दफातर, बड़े बड़े महकमे, तो अब डेफिनेटली इन फ्यूचर इन चीज़ों को भी टैकल करना होगा। सर एक आप बार बार क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे थे, तो सर कल वज़ीर आला साहब ने भी एक बयान दिया था कि 100 mm बारिश के पानी के निकासी के लिए कराची को एक बार फिर से
खोदना होगा। तो जो फ्यूचरिस्टिक सॉरी किसने कहा? दोबारा सीएम साहब की तरफ से बयान आया था कि पूरे कराची को फिर से खोदना होगा अगर 100 मिलीमीटर बारिश के पानी की निकासी के लिए दोबारा से। तो जो फ्यूचरिस्टिक प्लान की आप बात कर रहे हैं तो उसी तरीके की कुछ होने जा रहा है कराची में। देखिए करना तो पड़ेगा। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे आफ्टर द क्लाइमेट चेंज आप डिपेंड नहीं कर सकते, और ये कोई कम बात नहीं है। मुझे पता है कि जब आप इसको खोदने जाओगे तो जो हम लोग रेड लाइन पे आज तक भुगत रहे हैं, किस चीज़ पे भुगत रहे हैं? हम इन यूटिलिटीज़ की वजह से भुगत रहे हैं। जब यूटिलिटी ट्रांसफ़र कराते हैं हमें कहते हैं लग पता जाएगा। हालांकि कोई रेड लाइन पे हमें बहुत क्रिटिसाइज़ होता है, कोई पैसों की कमी नहीं है, पैसे पड़े हुए हैं, पैसे फंडेड प्रोग्राम है, फॉरेन फंडेड प्रोग्राम, पैसे सारे पड़े हुए हैं। लेकिन जो डे टू डे जो चैलेंजेस आते हैं ना, किसी भी अर्बन एरिया में यही काम किसी डेजर्ट के एरिया में करना बहुत आसान है, टाइम से पहले हो जाएगा। अर्बन एरियाज़ में इस तरह के काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, डेफिनेटली बात उनकी ठीक है, लेकिन जब आप इसको खोदने जाएंगे, लेट्स सपोज आपने नेचुरल ड्रेन को खोदने जाना है, या जो आपने इनकी विड्थ को बड़ा करने जाना है, तो आपने कितनी इंक्रोचमेंटें ख़त्म करनी पड़ेंगी उन सारे एरियाज़ में, फिर किस तरह नालों को बड़ा करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि मतलब इट्स अ बिग टास्क, वेरी बिग टास्क, और उसमें शहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जब इसको ग्रेजुअली होना पड़ेगा, ग्रेजुअली करना पड़ेगा, लेकिन उसको, और मेरे ख्याल से ग्रेजुअली होना पड़ेगा और शायद टेल से करना पड़ जाए कि ताकि हम इसको कुछ ना कुछ करना पड़े। मतलब दिस अ चैलेंज, क्योंकि आबादी बढ़ी है ना, आबादियाँ बढ़ी हैं, और वो आबादियों के जब इन्फ्लक्स उसमें आया है तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ गया है। वो आपके ड्रेनेज में भी है, वो आपके वाटर में भी। आपको जब एक दफ़ा जाओगे फिर आपको अपने वाटर सप्लाई के भी दोबारा उनकी चीज़ों को वाइड करना पड़ेगा। 4 करोड़ आबादी के शहर मैनेज नहीं हो पा रहा ना, यही तो लोग कह रहे हैं कि आपका सवाल हो गया ना मेरे भाई, आपका सवाल हो गया ना भाई। तो कहा भी गया, हदीस भी है कि नए शहर बसाओ। अच्छा मेरी बात, दो बातें आपकी, आप क्या करेंगे, इसको तकसीम कर दें। कहने का मकसद ये है ना, 4 करोड़ आबादी हो गई इस शहर का, मैनेजेबल ये नहीं। कहाँ से आपने कहाँ से सेंसस की रिपोर्ट लेके आए हो आप? कौन से अखबार से आप, सेंसस की कौन से अखबार से? नए चैनल से और समा टीवी से। समा टीवी से। आपको पता है कि ये 4 करोड़ की आबादी का शहर है? 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर हो रहा है। किसने कह दिया आपको यार? सेंसस पे तो नहीं आता, जाहिर सी बात है। सेंसस पे तो बहुत सारे एतराज भी है कि यार आप अपने सवाल पे रहो। जी जमाल साहब, अच्छा सॉरी पहले अक्सर जो सियासतदान आप पर तनकीद करते हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ शारा फैसल को देखते हैं, लियाकताबाद हो, नाज़िमाबाद हो, या इस तरह के दीगर इलाके शहर के वहाँ पर हुकूमत की रसद नहीं है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो इसी वजह से वो तनकीद करते हैं। तो ये कि कराची शहर जो है वो अब आबादी के लिहाज से इतना जो है वो आबादी बढ़ गई है, तो इसकी ये कोई हिकमत अमली अफेक्टरी बनाई जाती है। आप कहते हैं क्लाउड भी बस्ट हो रहे हैं, मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। दुनिया में ये होता है कि आबादी का एक तारीफ किया जाता है, इसके बाद तो डेवलपमेंट या इस तरह की जो बिल्डिंग है हाई राइज बनाई जा रही हैं उनको रोका जाता है। मगर हमारे पास आए रोज़ कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड मखसूस किए जा रहे हैं, तो इस पर क्यों हिकमत अमली नहीं बनाई? देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पूरे मुल्क से लोग यहाँ आके बसते हैं, लोग यहाँ पे आके मूव होते हैं। तो उस शहर पे आबादी का इन्फ्लक्स है, इसीलिए कच्ची आबादियों का भी इन्फ्लक्स बन जाता है। इसी तरीके से लोग जो रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा शहर पाकिस्तान में नहीं जो जितना रोज़गार प्रोवाइड करता हो, और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के बाकी तारीफ़ें और कसीदे पड़े जाते हैं, लेकिन उन शहरों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पर रोज़ाना लोगों को रोज़गार दिया जाए। तो ये शहर रोज़ाना लोगों को पानी भी पिला रहा है, ये शहर रोज़ाना लोगों को रोज़गार भी दे रहा है, ये शहर रोज़ाना लोगों का वो जो हमारे पास अप कंट्री से जो बोझ है वो भी उठा रहा है। तो डेफिनेटली, और ज़रा उनका अपना मुल्क है, मैं कोई उसको बात गलत कोई ना ले। तो जब हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो डेफिनेटली इसको इस शहर के लिए फिर हमें फेडरल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जो शहर 70% से ज़्यादा आपको रेवेन्यू में शेयर दे रहा है, जो शहर आपको 70% से ज़्यादा रेवेन्यू में शेयर दे रहा है, उस पर ध्यान भी दें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उस शहर को पे प्रोजेक्ट्स कर रही है। आज भी इसी शहर की हम बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन जो है सेहत की सहूलियात वो यही शहर दे रहा है। यहाँ पे एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा ख़र्चा हो रहा है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट के महकमे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ सारे महकमात को बनाया जा रहा है। पानी की कैपेसिटी को भी आपका हब डैम का हब के कैनाल का इफ्तिताह हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें इस शहर पे की जा रही हैं, तो इस शहर को फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान देना है। इसके चैलेंजेस को समझते हुए फेडरल गवर्नमेंट इसके रिसोर्सेज को बढ़ाए और इस शहर पे ज़्यादा ध्यान दे। वो अलग है, मैं लेकिन अभी कोई कंप्लेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये आपकी नेचुरल डायनामिक्स हैं आपके शहर। जब आप देखें शहर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। आप अभी एलिवेटेड की बात करें तो ये शहर आधा सुपर हाईवे तक तो पहुँच चुका है, आधे सुपर हाईवे तक ये शहर एक्सपेंड हो गया है। और आपको अल्टीमेटली दुनिया में जब आपको फिर आप एलिवेटेड भी जाना पड़ता है आपको, लेकिन उसके लिए फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी हाथ वो ठीक करना होता है। जमाली साहब लास्ट क्वेश्चन प्लीज, सॉरी सेकंड लास्ट, उसके बाद आप कहाँ। की अहम शख्सियत है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तेज बारिश हो रही होती है तो वो सड़कों पे जाते हैं, लोगों को पानी की बोतलें भी पहुँचाते हैं, खाना भी पहुँचाते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उसकी आप तारीफ तो करें ना गवर्नर से इनकी। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है कि बात सुने। मैंने तो फारूक सत्तार साहब को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। जिसने भी अच्छा काम करना है वॉलंटियरली करे, किसी ने मना नहीं किया आपको। हाँ चाहे हाँ किसी साथ भी करे, लेकिन जिसने अच्छा काम करना है, जो कोई अच्छा काम करता है बिस्मिल्लाह करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नर साहब बिल्कुल सूबे के गवर्नर हैं, अगर वो काम करें तो अच्छी बात है। मतलब फारूक सत्तार साहब इस कराची शहर के बेटे हैं, अगर वो निकलें कोई काम करें हमें कोई एतराज़ नहीं। जमायत इस्लामी जिसके पास कराची का मैंडेट भी है और वो भी अगर काम कर रही है तो अच्छी बात है। सबको काम करना चाहिए। काम करने में कौन रोकता है यार। हम कहते हैं कि बस काम जिसको करना है करे, पर काम के नाम पर जो पॉलिटिक्स की जाती है ना, वो कोई भी ना करे। जी आप लास्ट क्वेश्चन भाई। सर ये बताइएगा कि जो क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हैं, वो से 3 दफ़ा मिसहैप्स हो चुके हैं, इस तरह से हैवी रेनफॉल हो चुकी है, तो हमने कोई लाइन ऑफ एक्शन लिया है जिस तरह से ज़मीन पानी को सेव करने के लिए, बारिश में पानी को सेव करने के लिए कोई तरह के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ है, कोई डिस्कशन हुआ है सिंध गवर्नमेंट का इस हवाले से, कहीं कोई काम का आगाज़ हुआ है? क्योंकि बारिश का पानी भी सेव करने की नीड नज़र आ रही है कराची के अंदर, जिस तरह से जियोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि पानी काफ़ी कम हो रहा है, इस हवाले से कोई काम हुआ है? बिल्कुल इस पर काम चल रहा है। ये TP3 जो है आपका, TP3 में वही पानी जो है ट्रीट हो रहा है, और वो प्लान यही है कि वो पानी ट्रीट होकर इंडस्ट्रीज़ को देना है वो पानी, ताकि इंडस्ट्रियल यूज़ में आ सके। तो डेफिनेटली उस पर बहुत मेगा स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट की उस पर काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि और मज़ीद भी इसकी स्कीम्स की अशद ज़रूरत है, लेकिन ये है कि हमें उस पर भी उसको ऑलरेडी वो प्लान भी की। थैंक यू वेरी मच।